बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत से हट के एक प्रपोज़ल है, एक आइडिया है जो कि मैंने दौरान अपने जो एम्प्लॉयमेंट की मैंने ये बात समझी, मैंने सीखी। क्योंकि यहाँ पर यूएई में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग जो हैं वो काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक आइडिया है जो कि शेयर करते हैं कि ये बेसिकली ये फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए है कि उनके मसाइल को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए जो आइडिया मेरे पास है वो जब मैं ये आइडिया पहले बार जहन में मेरे आया था जब मैं मास्टर्स कर रहा था क्वालिटी इन सेफ्टी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। तो लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक यानी कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो जब मैं दौरान एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, जब मैं एम्प्लॉय हुआ तो तब मुझे समझ में आया कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर यकीन जाने अगर मेरे पास ये एक्सपीरियंस और ये चीज़ें आ सकती हैं तो मुझे नहीं पता कि हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस हैं या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं पीएमडीसी के या पीएमसी के, या जो आजकल ये चल रहा है, मैं क्या बताऊँ, अल्लाह माफ़ करे, चल रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। कोई एनएलई के पीछे पड़ा है, कोई फलाने के पीछे पड़ा है, कोई टमकाने के पीछे पड़ा है। आउट ऑफ द बॉक्स एक बात याद रखिएगा, अगर हम अपने मुल्क के लोगों की, पढ़े लिखे और अच्छे दिमाग के लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं करेगा। अगर हम खुद अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, पढ़े लिखे अपने समझदार लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं करेगा। बहरहाल ये तो एक ऐसा रोना है जो कि हम हर जगह रोते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, सबसे पहले मैं खुद हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स की काफ़ी किल्लत है। एक डॉक्टर पर तकरीबन मैंने जो डाटा पढ़ा है वो 950 पेशेंट्स हैं। बहरहाल असल जो मैं ये एक जो प्रपोजल था, मुझे उम्मीद है कि पीएमडीसी वाले सुनेंगे या नहीं सुनेंगे तो वो वक्त ही बताएगा, लेकिन किसी के जहन में तो ये आ सकता है ना, कि किसी के जहन में ये बात बैठ सकती है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। पहली बात है कि देखें, एक बात है कि एक डॉक्टर की मौत तब हो जाती है जब वो आप उसको क्लिनिकल से बाहर कर देते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस से बाहर कर देते हैं आप, वो डॉक्टर की मौत हो जाती है। क्योंकि जब तक आप उसको एक तरीके से, अगर आप उसको एक प्रोफेशनल तरीके से उसको डील नहीं करेंगे तो मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। अभी पीछे पड़े हैं, पहले एनएलई में 50% 70% थे, 50% हुए। फिर एक अजीब सा पाकिस्तान में, हमारे मुल्क के अंदर जो है हेल्थ केयर सिस्टम में एक फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ एक अजीब सा सलूक किया जाता है। आई डोंट नो कि हमारे माशरे में ये चीज़ कहाँ से है। पहले आप लोगों ने जो है वो जो फ़ॉरेन जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, उनको आप लोग, बहुत सी मीडिया के लोगों ने ज़लील किया। ये कोई काश्मीर टाइप लोग हैं और इस तरह के और भी लोग हैं। आई डोंट नो कि ये इनका जहन में क्या है। हालांकि $30 अरब हम लोग हर साल का रेमिटेंस भेजते हैं और हमारे टुकड़ों पर जो है ये मुल्क चल रहा है। बहरहाल ये तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पे मतलब मैं तो खैर इसको नहीं समझता कि बड़ी फ़ख्र की बात है। क्योंकि अगर जब तक हम अपने मुल्क के लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो ये गालिबन, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो चीफ जस्टिस अतर मनल्ला जो है, उन्होंने कहा कि $1 अरब के लिए आप जो है वो बाहर के मुल्कों के जो है ना वो उनसे भीख मांगते हैं, और जो $30 अरब जो हर महीने के $30 अरब जो साल के भेजते हैं उनको आप वोट का हक नहीं देते। उनकी बात बिल्कुल सही है उनकी, कि अगर आप फ़ॉरेन में रहने वाले पाकिस्तानी जो है उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर आप हमारी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा। याद रखिएगा, हमारी इज़्ज़त, बाकी हमारी कौम की, पूरी कौम की इज़्ज़त कोई नहीं करेगा। फिर
हम लोग बहरहाल क्या करें, इम्पोर्टेंट हुकूमत के नाम से हमने जो है वो एक अजीब सा तमाशा बना के रखा हुआ है। खैर, जितने भी फॉरेन में मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको बजाय से कि आप उसका एग्ज़ाम के चक्कर में फंसाएँ, इधर के चक्कर में फंसाएँ, उधर के चक्कर में फंसाएँ, आप सीधा एक काम क्यों नहीं करते? जो इस चीज़ के जो ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदारान की बात कर रहा हूँ मैं, आप इनकी डिग्री को ऑनलाइन वेरीफाई करें, ऑनलाइन सिस्टम बनाएं। दुनिया सारी ऑनलाइन में आ गई है। आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं, जैसे यहाँ यूएई में डाटा फ्लो है, पाकिस्तान भी अपना डाटा फ्लो बना सकता है अपना। तो आप डाटा फ्लो बनाएं, डाटा फ्लो के ज़रिए जो भी इनकी डिग्रीज़ हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी है वो उसमें अपलोड करें। इनकी डिग्री को वेरीफाई करें, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, चाहे फ्रेश नहीं है, चाहे 10 साल पहले के हुए हैं, इनको आप वेरीफाई करें। जैसे ही डिग्री वेरीफाई हो जाएगी, बजाय इसके कि आप उनको एग्ज़ाम के चक्कर में फंसाएँ। देखें, मुल्क में इस वक्त मैंने जो डाटा निकाला है, 1200 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और नहीं 5,000 5,500 जो है वो DHQs हैं, कुछ BHQs भी हैं, वो भी कोई 5,500 है। बाहर के जब पाकिस्तान में जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं उनको तो हौजा फ़ौरन में मिल जाती है। मसला ये है कि हम लोग फ़ौरन ग्रेजुएट्स को जो है ना, वो एटलीस्ट हम पाकिस्तानी हैं तो हमें तो इज़्ज़त दो यार। उनकी डिग्री वेरीफाई करके उनको एक टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर दें कि इस बेस पर ये हाउस जॉब करें, ठीक है। अब अच्छा, हाउस जॉब में क्या, आप जैसे आप पूछेंगे कि भाई बहुत से लोगों का नॉलेज कम होता है या उस लेवल का नहीं होता, तो पाकिस्तान में भी हाल है। पाकिस्तान में जो है ना, वो जो डॉक्टर्स हैं जो बनते हैं, जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक आप मतलब नहीं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। ज़्यादा पता एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो आप उनको बजाय इसके कि आप उनको घर में बिठाएं और कहें भाई जी आपने साल में आपका 2 मरतबा इम्तिहान होगा, और बेचारे कितनी दफ़ा फेल भी हो जाते हैं। मैं कैसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी के 9 साल लगाए हैं कि PMDC पास करने के लिए। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह होता था। तो बजाय इसके कि आप इतने लंबे चौड़े चक्कर में लगे हैं, जो बाद में मैं बताने लगा उसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। बजाय इसके आप उनको इंटर्नशिप का फ़ौरन दें, हाउस जॉब जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, और उनको इवेलुएट करें। अगर आप ये समझते हैं कि जी कि अगर इवेलुएशन जो है वो इंटर्नशिप से ज़्यादा आसान है, इवेलुएशन ज़्यादा मुश्किल है। इवेलुएशन को सिर्फ वही पास कर सकता है जो इसने वाकई पढ़ा हो और जो कि वाकई काबिल हो। उसको इवेलुएट करें कि भाई कि अच्छा, इवेलुएशन में भी आप जैसे जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट है, साइकेट्री का डिपार्टमेंट है, इसके अलावा एंडोक्राइन का डिपार्टमेंट है। रोटेशंस होती है ना पूरे साल में, एक साल के अंदर मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स होती हैं उनकी रोटेशंस होती हैं। उनकी कार्डियोलॉजी है, इसके अलावा जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं, जो कम से कम 5 से 6 डिपार्टमेंट्स की रोटेशन होती है। तो सबसे पहले ये देखें, ये अगर आप ऐसा हर डिपार्टमेंट जो है उसका जो सुपरवाइज़र है, जो उसका सुपरवाइज़र होगा उस हाउस अप करने वाले का, वो उसको इवेलुएट करे कि हाँ इस बंदे के पास नॉलेज कितना है। 1 to 5 स्केल कर लें, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका क्लिनिकल असेसमेंट करने की काबिलियत कैसी है, इसका डायग्नोस कैसा है। क्योंकि पहले हम लोग साइन और सिम्टम की बुनियाद पर हम लोग डायग्नोस करते हैं, तो उसकी डायग्नोस की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। इसका फिर डायग्नोस के बाद इसकी मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल असेसमेंट जो होती है वो आप कर सकते हैं कि इसकी नॉन क्लिनिकल असेसमेंट की मिसाल ये है, जैसे
एक बंदा स्मोकर है, एक बंदा मरीज है, बंदा नॉन स्मोकर है, तो ये इसमें उस डॉक्टर के पास ये सलाहियत है कि ये उससे पूछे भाई आपको मिसाल के तौर पर टीबी हुआ है या आपको अस्थमा हुआ है, तो आप स्मोकर हैं कि नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान जो है ना, जो कि एक डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दूसरे जो अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर से मुमताज़ करती है। छोटी छोटी चीज़ों से इंसान सीखता है। तो ये इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग बजाय से कि फ़ौरन मेडिकल के ग्रेजुएट्स को हम लोग जलील करें, उनको हम लोग कहीं का ना छोड़ें, उनको इज़्ज़त दें, उनको आप इस मकाम पर ले आएँ कि वो ट्रेनिंग के दौरान चीज़ों को सीखें वो, ठीक है। और जो अगर कोई भी ऐसा डॉक्टर है, पहली बात है कि नालायक शख्स डॉक्टर नहीं बनता है, ठीक है, नालायक शख्स डॉक्टर नहीं बन सकता। तो जैसे वो डॉक्टर बना, अब उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हर सूरत उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब माने तो अब वो क्या, वो इंटर्नशिप के लिए आप किसी की 2 साल, किसी की 3 साल, किसी के 4 साल आप लगा देते हैं। तो बजाय उसको वेस्ट करने की, उसको इवेल्युएट करें। इवेल्यूशन का जो तरीका है वो मैंने बता दिया आपको। उसको बिहेवियर चेक करें, उसको चेक करें भाई क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल असेसमेंट कैसी है इसकी। इसकी मिसालें तो बहुत सारी, लेकिन मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा। और इसमें एक और बात, चूँकि फॉर मेडिकल ग्रेजुएट से आप फ़ीस लें, मतलब मैं कोई अमाउंट नहीं बताऊंगा, आप लोग फ़ीस लें, बस इतना ज़्यादा ना लें कि वो बेचारे अदा ना कर सकें। इससे ये होगा कि कम से कम हमारा अदारा हमारे पाँव पे खड़ा हो जाएगा। हमारा अदारा, बजाय इसके कि हम लोग अपने अदारों को IMF से कभी कर्जा मांग रहे हैं, कभी फलाने से कर्जा मांग रहे हैं, कभी टमकाने से कर्जा मांग रहे हैं। भाई आप अपने पाँव पर खड़े क्यों नहीं होते? हमें क्यों ये सुनना पड़ रहा है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स? आप अदारों को अपने पाँव पे खड़े करिए। मैं ये किस तरह बता रहा हूँ कि मैंने मास्टर्स किया है क्वालिटी एंड सेफ्टी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, तो मैं जानता हूँ कि हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को कैसे चलाया जाता है, उनके मामलात को कैसे चलाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है मुझसे भी बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत हाईली एक्सपीरियंस लोग भी हैं। तो वो क्यों नहीं ये इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते कि आप एग्ज़ाम के बजाय एवेल्यूशन करें। एवेल्यूशन ज़्यादा मुश्किल है, बाय द वे, एवेल्यूशन ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लेकिन क्या है कि एक डॉक्टर जो है ना, मैंने बताया जैसे एक डॉक्टर जो है, जब उसकी मौत तब हो जाती है, करियर की मौत, कि जब वो नॉन क्लिनिकल हो जाता है, वो आप उसको ट्रेनिंग से बाहर कर देते हैं, आप उसको एम्प्लॉयमेंट से बाहर कर देते हैं, उसकी मौत हो जाती है। तो हम क्यों ना अपने ही डॉक्टर्स को उनको टेम्प्रेरी लाइसेंस या कोई भी इस तरह की चीज़ देकर के, या इंटर्नशिप लाइसेंस दे के उनको वैल्यूएट करें। हो सकता है कि 12 महीने का उनको लाइसेंस दें। अगर वो 6 महीने यानी अगर 6 अगर रोटेशन हैं, 4 में पास हो जाते हैं, तो 2 को बाद में वो रिपीट भी कर सकते हैं अपने आप को बेहतरी में लाने के लिए। ये नहीं कि सबको रिपीट करना है। दो जो रोटेशन जिसमें वो पास नहीं हो सके, उसको रिपीट कर लें, अपने अंदर बेहतरी लेकर आएँ। इंटरनल मेडिसिन और जनरल सर्जरी 2 ऐसे बड़े मतलब हैं जिनको जिनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गायनेकोलॉजी भी है। इस तरह मतलब मुख्तलिफ रोटेशन हैं। मैं सबका नाम क्या लूँ मैम? तो आप उनको, जब तक हम अपने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को इज़्ज़त नहीं देंगे, तब तक कोई इज़्ज़त नहीं देगा। तो अभी खबर मिली कि जी कि 2023 तक जो है वो मामला तय करें, वरना पाकिस्तानी जो डिग्रीज़ हैं उनको USA वाले नहीं मानेंगे। तो काम तो ख़राब कर दिए है ना। अब बहरहाल जो हो गया सो गया, उसको छोड़ें। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की। आप उनको इज़्ज़त दें, उनको मुल्क में लेकर आएँ। फॉरेन डॉक्टर्स को मुल्क में लाने का इससे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनको आप इंटर्नशिप तो नहीं दे सकते ना आप। उनको आप 3 महीने का या 6 महीने का टेम्प्रेरी लाइसेंस दे दें आप, और उनको वैलिड करने के लिए इंटर्नशिप नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे भाई आप किसी जगह जॉब करें,
आप 6 महीने के अंदर अंदर आप जिस हॉस्पिटल में आप करेंगे वो हमें रिपोर्ट पेश करें कि भाई ये स्पेशलिस्ट जो है वो किस लेवल का है। तो ये एग्ज़ाम के चक्कर से हटाएं इसको और हर चीज़ ऑनलाइन करें, ताकि दुनिया भी ऑनलाइन में चीज़ों में चली गई है। हम लोग बिलों का भी पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, हम लोग बिजली पानी गैस का बिल पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, इजी लोड ऑनलाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए क्यों नहीं कर सकते हम लोग? एग्ज़ाम की जो डिग्री की वेरिफिकेशन ऑनलाइन करें। सिर्फ बाकी हमारे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको ये कहेंगे भाई आपने ऑनलाइन जो है वो सारा कुछ करना है, आपने डिग्री वाईफाई करनी है, वाईफाई करवानी है। वो आप जिस तरह डाटा फ्लो यूएई के अंदर होता है, जो लोग जानते हैं, तो इस तरह यूके में भी होता है। आपने अपनी डिग्री को ऑनलाइन जो है वो आप अपलोड करते हैं, अप्लाई 1 के लिए, अप्लाई 2 के लिए भी। तो हम क्यों नहीं अपने डॉक्टर्स को कोई इज़्ज़त देते? सारी बात इतनी सही है। तो इन शॉर्ट जो मैंने ये जो वीडियो बनाई है थोड़ी सी लंबी हो गई है। थोड़ा सा मैंने फलसफाना बात इसलिए की क्योंकि बात है कि हम लोग अपने डॉक्टर्स को इज़्ज़त नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा। इवेलुएट एवरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इवेलुएट करें इसको कि अगर वो इस काबिल है तो ठीक है, आए मुल्क में आए, अपना हौज़ा मुकम्मल करे। हौज़ा जो है वो उसके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, मतलब उसको परमानेंट लाइसेंस जो है वो इशू कर दें। इसमें यह है कि किसी भी हॉस्पिटल में उसकी जॉब, किसी भी हॉस्पिटल में ये जा सकता है। मगर थोड़ा मैं बोलने में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ। एक महीना उसने लाहौर में गुजारा, दूसरा महीना वो सिबी में गुजार सकता है, तीसरा महीना जो है वो पेशावर में गुजारेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ये फिर भी बेहतर है बजाय इसके कि आप उसको बिठा रहे हैं। ये फिर भी बेहतर है कि आप बजाय से उसको बिठाकर उसको एक यूजलेस आपने बना दी है। ठीक है, फिर वो बेचारे नौकरी वगैरह करते हैं, लेकिन वो तो लाइसेंस तो नहीं होता उनके पास, तो उनकी सैलरीज भी कम होती हैं। एक महीना मिसाल के तौर पर मुजफ्फराबाद में कर दिया, दूसरे महीने लाहौर में कर दिया, तीसरे महीने अपने कराची में कर दिया। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। कोई लाजिम नहीं कि आप उसको जो है वो करें डिफरेंट नहीं। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें 3-4 डिपार्टमेंट्स में एक कर सकता है। ये मुझे इस तरह पता है कि मैंने जब हाउस जॉब की थी यूएई के अंदर, तो मेरे ज़्यादातर जो थे वो डिपार्टमेंट थे वो दुबई हॉस्पिटल के अंदर थे, लेकिन राशिद हॉस्पिटल के अंडर जो है सेक्रेटरी थी और 1-2 और थे जो कि राशिद हॉस्पिटल में थे। तो दुबई के अंदर ही वो जो है मैंने 2 हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने अपनी रोटेशंस पूरी की हैं। तो ये भी हमें अपने लोगों को भी और जो PHC था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो भी मैं दुबई के किसी एक क्लिनिक में मैंने किया था, गवर्नमेंट के क्लिनिक में। तो अब ये कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप किसी DHQ में उसको 1 महीना कहें भाई या 2 महीने कहें भाई वहाँ पर आप काम करें। 1 महीना जो है फिर कुछ अर्सा जो है वो एंडोक्राइन में काम करे, कुछ अर्सा सेक्रेटरी में काम करे, कुछ जनरल सर्जरी में काम करे, कुछ जो है वो जनरल सर्जरी के अलावा और भी मतलब बहुत सारे आते हैं, इंटरनल मेडिसिन में काम करें। खैर वो एंडोक्राइन उसके अंडर आ जाता है। तो अभी मेरे जहन में जितने डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, नाम याद आ रहे हैं, वो मैं सब आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इवेलुएट योर डॉक्टर्स और उससे फ़ीस लें, उस चीज़ की उससे फ़ीस लें। अगर वो 5 साल 6 साल अगर वो बाहर के मुल्क में अगर वो दे सकता है, फ़ीस से भर सकता है, तो यहाँ पर भी वो 1 साल आपके लिए खुशी देगा। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो खुशी देंगे आपको कि यार हमारे लिए ये बहुत आसानी हो गई है। अब मैं कोई अमाउंट नहीं बताऊंगा, वो जो जिम्मेदारान है वो ये बात देखें, वो देखेंगे इस पर कितना खर्चा आएगा। तो ये बातें हैं कि ये बस मैं ये बताना चाह रहा था। अगर ये कर लेंगे तो मुल्क में स्पेशली जो वो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर डॉक्टर्स काम नहीं करते, उनकी कमी को भी पूरा किया जा सकता है। उनकी कमी को भी इस तरह एटलीस्ट ये देंगे।
मैंने ये जो कहा कि पूरा किया जा सकता है, सही मतलब ये नहीं कि पूरा हो भी जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ बोझ कम की जा सकता है कि हमारे बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो दूर दराज के इलाकों में काम नहीं करना चाहते। तो ये बात हैं सारी। तो बस बाकी मैं जो सलाह है, अल्लाह ताला जो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको, जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए, और जो अभी ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे। हम सब कोशिश करें कि हम उनके लिए जो है वो कुछ मदद कर सकें। बस बाकी अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे। तो मेरा पॉइंट आप समझ गए सारे। फ़ौरन मेडिकल गैजेट्स को इम्तिहान के चक्करों में डालने के बजाय उनको हम एवेलुएट देम। वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर डॉक्टर्स। और ये दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जो ये करते हैं, ठीक है। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, सर्च योरसेल्फ। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो ये काम करते हैं, और वो एवेलुएट करते हैं अपने डॉक्टर्स को। तो जैसे में हो जाता है, जैसे वो पास करते हैं, वैल्यूशन भी इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जाम बाय द वे, बट आई थिंक इज़ यू आर क्लिनिकल। आप डायग्नोस कर रहे हैं, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उसका ट्रीटमेंट का जो आउटकम है वो कर रहे हैं। हर चीज़ को अपने मॉनिटर करना है। इसके लिए भी अथॉरिटी बन सकती है। उस अथॉरिटी का अभी कहेंगे भाई अथॉरिटी का जो है वो खर्चे होंगे, मुल्क जो है वैसे भी गरीब है, तो भाई आपने जो फीसें लेनी है फॉरेन मेडिकल गैजेट से, उससे पूरा करें। आप बहुत नहीं अच्छा काम करने के लिए आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा। अब जैसे मेरे जहन में ये बहुत अच्छे से ये था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि मैं वीडियो ऐसी बनाऊँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं स्टेप ले लेता हूँ। तो पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो बाकी इस चीज़ के लिए अगर मेरी किसी भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत आपको हो तो मोस्ट वेलकम। यानी कोई भी मुझसे रब्ता कर सकता है कि इस चीज़ को हम लोग कैसे करें, इस चीज़ के लिए हम लोग कैसा मॉडल, क्योंकि सारी बात हम पूरा एक मॉडल बनाना पड़ेगा। ये तो मैंने जनरल से एक बात बताई कि हम लोगों को ऐसा ही काम करना पड़ेगा। तो बाकी अल्लाह ताला रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।